वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज हम डेंचर बेस्ड मटेरियल के अंदर पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है डेंचर बेस्ड मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंपोजिशन और उनके अंदर जो स्टेजेस उनकी मिक्सिंग की हैं और क्यूरिंग साइकिल्स वगैरह है उनको हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम जो है फर्दर बात जाने वाली जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फ्लास्किंग। तो डी फ्लास्किंग क्या चीज़ है और इससे पहले क्या करना चाहिए कि डी फ्लास्किंग द डेंचर, डेंचर को डी फ्लास्क करने से पहले हमने अपने फ्लास्क को जो है रूम टेम्परेचर पर कूल करना होता है, ठंडा करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है कि दिस में लीड टू सेटिंग अप ऑफ द इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द डेंचर। जो आपके डेंचर के अंदर मौजूद इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं उनको क्या करता है, ये सेटिंग अप कर देता है। और जो आपका इंटरनल स्ट्रेसेस होंगी उनकी वजह से जो है वारपेज अकर हो सकता है। वारपेज का मतलब होता है चेंज ऑफ शेप ऑफ डेंचर विच कैन अफेक्ट टू फिट ऑफ द डेंचर। यानी कि इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से अगर इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ जाएं तो जो आपने डेंचर तैयार किया है वो उसकी फिटिंग में मसला आ जाएगा, उसकी शेप में तब्दीली थोड़ी बहुत आ जाएगी। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल स्ट्रेसेस कैन बी रिड्यूस्ड। अच्छा, इन इंटरनल स्ट्रेसेस को हम किस तरह से, इनके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? अगर हम फ्लास्क को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करें क्यूरिंग टेम्परेचर से पीछे की तरफ। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता कूल स्लोली करने का जो है फ़ायदा क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती हैं उनकी वजह से आपके डेंचर बेस्ड मटेरियल के अंदर वार्पेज नहीं आती, तब्दीली नहीं आती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑटोपोलीमराइजिंग मटेरियल्स। तो ऑटोपोलीमराइजिंग मटेरियल्स में क्या है, पाउडर एंड लिक्विड कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर जस्ट एज फॉर द हीट क्यूरिंग प्रोडक्ट्स। आप जो पाउडर और लिक्विड कंपोनेंट होते हैं इनको एक दूसरे के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, ताकि जो है हीट क्यूरिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। और आपके पास जो बनने वाला मिक्सचर होगा उनकी विस्कोसिटी कब बढ़ेगी, तो जो आपका मिक्सचर प्रोड्यूस होगा जैसे ही वो अपने डव स्टेज पर पहुंचेगा तो आपका जो मटेरियल होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द विस्कोसिटी ऑफ मिक्सचर इज इंक्रीज्ड एज द मटेरियल रीचेज द डव स्टेज। ठीक है। जो आपके स्मॉलर एक्रेलिक बीड्स होंगे वो पॉलीमर्स के अंदर जो है डिज़ाल्व हो जाएंगे, जबकि जो लार्जर बीड्स होंगे वो मोनोमर के अंदर एब्जॉर्ब होंगे और स्वेल अप कर जाएंगे। ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलर एक्रेलिक बीड्स क्या हो जाते हैं और किसके थ्रू किसके अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। तो पॉलीमर के अंदर ये डिज़ाल्व होते हैं और जो लार्ज बीड्स होते हैं वो मोनोमर के अंदर एब्जॉर्ब होके स्वेल अप कर जाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है सेल्फ क्योर एक्रेलिक रीचेज द डव स्टेज क्वाइट क्विकली। जो सेल्फ क्योर एक्रेलिक जो है ये डव स्टेज पर जो है क्वाइट क्विकली पहुंच जाता है एंड रिमेन्स वर्केबल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। और बहुत कम ही टाइम के लिए जो है ये वर्केबल रहता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपने इसको जिस तरह से शेप देनी है, जिस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने इस्तेमाल करना होता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो भी बढ़ता जाएगा, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। और यूज़ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू रिपेयरिंग एंड रिलाइनिंग द डेंचर्स। अब हमारे पास है पोरेबल रेजन्स। तो पोरेबल रेजन्स में हमारे पास क्या होता है, अ टाइप ऑफ कोल्ड क्योर रेजन। एमसीक्यूज है कि कोल्ड क्योर रेजन की टाइप क्या है। तो पोरेबल रेजिन जो है वो आपके पास कोल्ड क्योर रेजिन है और लो पाउडर टू लिक्विड रेशो, इसमें जो पाउडर और लिक्विड की जो रेशो होती है वो लो होती है। मटेरियल इज पोर्ड इनटू अ हाइड्रोकोलाइड मोल्ड एंड अलाउड टू क्योर एट और जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। इसमें जो आपका मटेरियल होगा वो हाइड्रोकोलाइड मोल्ड के अंदर जो है पोर किया जाएगा। ठीक है। और इसको रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा जो है अलाउ किया जाएगा क्योरिंग के लिए। ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोरेबल रेजिन। तो एडवांटेज इज़ दैट द क्योर्ड डेंचर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लेक्सिबल मोल्ड विद मिनिमम टाइम एंड एफर्ट्स एंड डेंचर बेस रिक्वायर अ मिनिमम फिनिशिंग। ठीक। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका डेंचर जो आपने तैयार किया है वो फ्लेक्सिबल मोल्ड से बहुत ही कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ रिमूव किया जा सकता है और आपका जो डेंचर बेस होगा उसको मिनिमम फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
High residual monomer and inferior mechanical properties are the main disadvantages. What are the main disadvantages of porable resin? तो ये आपकी लास्ट लाइन जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे क्वेश्चन भी इसका जो है हैवी नंबरों का दिया जा सकता है कि पोरोसिटी पर आप जो है तफसीली नोट लिखें। तो हमारे पास जो है ये तीन किस्म की पोरोसिटी प्रोड्यूस होती है। एक तो ग्रैनुलर पोरोसिटी होती है, दूसरा कंट्रैक्शन पोरोसिटी होती है और तीसरा गैसियस पोरोसिटी होती है। तो ग्रैनुलर पोरोसिटी की अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनिंग ऑफ यानी कि द रेशो ऑफ पाउडर एंड लिक्विड इज कैरिड ओवर बाय द प्लेसिंग लिक्विड इन द क्लीन ड्राई वेसल्स। ठीक है। अच्छा, पाउडर और लिक्विड की जो प्रोपोर्शनिंग होती है वो किस तरह से कैरिड आउट की जाती है? लिक्विड को क्लीन ड्राई वेसल के अंदर रखकर पाउडर इज एडेड स्लोली। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपने जो है, जो आपके पास क्लीन ड्राई वेसल के अंदर लिक्विड पड़ा है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता आपने पाउडर को जो है वो ऐड करना होता है। अब उसके बाद जो है मिक्सचर इज स्टीर्ड। अब आपके पास जो मिक्सचर होगा उसको स्टेट किया जाएगा एंड अलाउड टू स्टैंड अनटिल इट रीचेज द डव स्टेज, और फिर इसको जो है डव स्टेज तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, जो आपका वेसल होगा उसकी आपने लिड को क्लोज कर देना है। लॉस ऑफ मोनोमर ड्यूरिंग दिस स्टेज कैन काज ग्रेनुलर पोरोसिटी। अगर मोनोमर का लॉस हो जाता है इस स्टेज के दौरान तो फिर आपके पास क्या बचेगा? ग्रेनुलर पोरोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, गिविंग अ ब्लॉची ओपेक सरफेस, और ये जो है आपको ब्लॉची ओपेक सरफेस देगा। अब उसके बाद हमारे पास है कंट्रैक्शन पोरोसिटी। कंट्रैक्शन पोरोसिटी की अगर हम बात करें, अब जो आपके पास डव क्रिएट हो चुका है, ठीक है, या डॉ आपके पास जो क्रिएट हो चुका है उसको आपने क्या करना है? अब उसको प्रेशर देना है, हल्का सा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करना है। यूज ऑफ इनसफिशिएंट डव or the application of less pressure can lead to the porosity voids during the curing। तो अगर आपका जो डव डव आपके पास मौजूद है वो इनसफिशिएंट है या फिर उसके ऊपर आपने बहुत कम फोर्स लगा दी है, तो इसकी वजह से जो है क्यूरिंग की दौरान जो है पोरोसिटी जो है वॉइड्स क्रिएट हो जाती हैं। वॉइड्स मतलब खाली जगह, ठीक है। तो voids आर डिस्पर्स्ड ऑल along द मास ऑफ द डेंचर बेस। तो ये जो है जितनी भी आपके पास voids होंगी ये ऑल ओवर द डेंचर बेस के ऊपर जो है क्या होंगी? डिस्पर्स्ड हो जाएंगी। दिस लीड टू द कंट्रैक्शन पोरोसिटी, और इसकी वजह से कंट्रैक्शन पोरोसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। अब हमारे पास है गैसियस पोरोसिटी, इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि पॉलीमराइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और दिस काजेज द टेम्परेचर ऑफ द रेजिन टू राइज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी वजह से जो रेज़न का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है राइज़ हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से पहले पहले, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज बिफोर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड, गैसियस मोनोमर इज़ फॉर्म्ड। अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले पहले टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसमें जो है गैसियस मोनोमर प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, जिसकी वजह से गैसियस पोरोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। और गैसियस पोरोसिटी कैन बी अवॉइडेड बाय राइजिंग द टेम्परेचर इन द स्लो एंड कंट्रोल्ड फैशन। गैसियस पोरोसिटी को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? तो गैसियस पोरोसिटी आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? किस तरह से आप कैन बी अवॉइडेड बाय राइजिंग द टेम्परेचर इन अ स्लो एंड कंट्रोल्ड फैशन। तो गैसियस पोरोसिटी आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को और कंट्रोल्ड वे के अंदर राइज करके। ठीक है। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसमें क्या होगा? फॉर द हीट क्योरिंग मटेरियल, हीट क्योरिंग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू वो होगी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। कोल्ड क्योरिंग रेजन्स के लिए क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। द यूज़ ऑफ वाटर अबव 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सॉकिंग डेंचर मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होनी चाहिए, तकरीबन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियोलूसेंट होना चाहिए। एक्रेलिक डेंचर आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, पुअर एक्सरे एब्जॉर्बर। ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास आता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी इज़ 100 to 1000 टाइम्स लेस देन द वैल्यू ऑफ द मेटल्स एंड अलाइज। ठीक है। जो आपके पास मेटल्स और अलाइज की जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है
तो उनके मुकाबले में इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो तकरीबन जो है 100 to 1000 टाइम जो है वो लेस होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो। फटीग फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर क्या है? एक्रेलिक डेंचर हैज़ अ पुअर रेजिस्टेंस ऑफ फटीग फ्रैक्चर। फटीग फ्रैक्चर मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि फटीग फ्रैक्चर क्या चीज़ होती है। तो इनकी जो फटीग फ्रैक्चर है उनके साथ इनकी जो रेजिस्टेंस है वो पुअर होती है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इनकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है वो भी पुअर होती है। और क्रैक प्रोपागेट्स इजीली, इसमें जो क्रैक्स होते हैं जब इनके ऊपर किसी किस्म की कोई इम्पेक्शन फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो प्रोपागेट करते हैं, मतलब अलाउ हो जाता है, इसमें क्रैकिंग जो है हो जाती है। ठीक, अब हमारे पास है क्रैजिंग। क्रैजिंग का क्या होता है? अ सीरीज ऑफ सरफेस क्रैक्स विच हैव अ वीकनिंग इफेक्ट ऑन द डेंचर बेस। ठीक है, काजेज ऑफ क्रैजिंग क्या होता है? ड्राइंग आउट ऑफ डेंचर, यूज़ ऑफ पोर्सिलिन टीथ या फिर डेंचर रिपेयर। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड क्या है? एक्रेलिक रेजन्स स्लोली एब्जॉर्ब्स वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन काज डायमेंशनल चेंजेस विच इज़ इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन काज सर्टेन ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज ऑन द फिटिंग सर्फेसिस। वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह इनकी अकामुलेशन की, इनकी क्लोनिंग की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेगुलर क्लीनिंग एंड सॉकिंग इन द वाटर ओवरनाइट, यानी कि डेली बेस पर इसकी क्लीनिंग और रात के वक्त इसको जो है पानी के अंदर डिबो के रखना जो है प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब हमारे पास है एक्रेलिक एलर्जी। तो रेजिडुअल मोनोमर इन द बेस। एक्रेलिक एलर्जी में क्या होगा कि अगर आपके पास बेस के अंदर जो है रेजिडुअल मिथाइल मिथाक्राइलेट मोनोमर्स वगैरह मौजूद हैं, ISO स्टैंडर्ड फॉर द डेंचर बेस गिव्स upper limit of the 2.2% residual monomer for type 1, 3 and 4 and 5 materials, 1, 3, 4 and 5 materials and 4.5% for the type 2 materials। ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक जो डेंचर बेस जो है उनकी लिमिट जो होगी टाइप 1, 3, 4 एंड 5 मटेरियल्स के लिए वो कितनी होनी चाहिए? 2.2%। और टाइप 2 मटेरियल्स के लिए होनी चाहिए 4.5%। रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्यूरिंग साइकिल यूज्ड। जो रेजिडुअल मोनोमर्स होते हैं उनके कंटेंट किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा क्यूरिंग साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलीकार्बोनेट्स एंड विनाइल पॉलीमर्स एंड वल्कनाइट आर यूज्ड इन द पेशेंट्स एलर्जिक टू द एक्रेलिक। ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्रेलिक से एलर्जी होती है तो फिर उनमें पॉलीकार्बोनेट्स, विनाइल पॉलीमर्स, वल्कनाइट वगैरह जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेटालिक डेंचर है। और नॉन मेटालिक या पॉलीमेरिक या कन्वेंशनल एक्रेलिक डेंचर्स ये हमारे पास इस तरह के होते हैं। इनमें मेटल क्लैस्प है, मेटल लिंगुअल बार है और आर्टिफिशियल टीथ इस पे लगे हुए हैं। और ये हमारे पास नीचे जो है वो एक्रेलिक डेंचर बेस है। और उसके बाद हमारे पास जो है मॉडिफाइड एक्रेलिक मटेरियल्स हैं कुछ से। कौन कौन से हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ इलास्टोमर्स, इनमें जो इलास्टोमर्स की इनकॉर्पोरेशन की जाती है। और यूज़ ऑफ एक्रेलिक इलास्टोमर्स कोपोलीमर्स, इसमें जो है हमारे पास एक्रेलिक इलास्टोमर्स के जो कोपोलीमर्स होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एडिशन ऑफ कार्बन फाइबर्स फॉर द फटीग रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस के लिए कार्बन फाइबर्स का इसमें एडिशन किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपेसिफायर्स, ठीक है, इसमें जो है ओपेसिफायर्स की भी इनकॉर्पोरेशन की जाती है। ऑन कमर्शली अवेलेबल प्रोडक्ट कंटेन 8% बैरियम सल्फेट, ठीक है। और कमर्शली अवेलेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें 8% जो है वो बैरियम सल्फेट मौजूद होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।